नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे भाजपा कांग्रेस के बीच छिड़े पोस्टर वार की, यूएनएससी में पाकिस्तान को मिली बड़ी जिम्मेदारी की, राहुल गांधी की हरियाणा में कांग्रेस नेताओं को 2 टूक जवाब की, गुजरात में बनने जा रहे भव्य सिंदूर वन की, बात करेंगे एलआईसी की बीमा सखी योजना की और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के बाद पंजाब के जसबीर सिंह पर क्यों पड़ी गिरफ्तारी की गाज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास बुलेटिन। ऑपरेशन सिंदूर पर बीजेपी कांग्रेस में तीखा पोस्टर वार, मोदी, ट्रंप और राहुल मुनीर के पोस्टर वायरल। देश की सियासत में पोस्टर वार ने नया रंग ले लिया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी जंग छिड़ गई है। बुधवार को कांग्रेस ने पीएम मोदी को निशाना बनाते हुए एक पोस्टर जारी किया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप मोदी को सरेंडर करने को कहते दिख रहे हैं। पोस्टर में लिखा है, नरेंद्र सरेंडर नहीं होना था। कांग्रेस का कहना है कि मोदी ने ट्रंप के सामने झुककर देश का गौरव कम किया। दूसरी ओर बीजेपी ने पलटवार किया। असम के मंत्री अशोक सिंघल ने राहुल गांधी का पोस्टर शेयर किया जिसमें उनका चेहरा पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के साथ जोड़ा गया है। इसमें राहुल को निशाने पाकिस्तान पहनाते दिखाया गया है। साथ ही लिखा, वन एजेंडा वन ड्रीम। बीजेपी का आरोप है कि राहुल की विचारधारा देश के खिलाफ है। ये पोस्टर वार ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और उसके राजनीतिक प्रभावों पर बहस से शुरू हुआ। कांग्रेस का दावा है कि सरकार ने ऑपरेशन से पहले पाकिस्तान को सूचना दी जिससे नुकसान हुआ। बीजेपी इसे देश की जीत बता रही है। सोशल मीडिया पर यह पोस्टर वायरल हो रहे हैं और जनता के बीच चर्चा गर्म है। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक ऑपरेशन सिंदूर और जस्टिस वर्मा पर होगी चर्चा। संसद का मानसून सत्र इस बार गर्मा गर्म होने वाला है। 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में कई बड़े मुद्दों पर हलचल मचेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ कहा कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। और आप जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू हुआ सैन्य अभियान है जिसने देश की सुरक्षा नीतियों को लेकर बहस छिड़ दी है। जब विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांग रहा है और जब अब सत्र में इस पर खुलकर बात होगी, वहीं एक और बड़ा मुद्दा चर्चा में है क्योंकि सरकार जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। ये कदम दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज के घर आग लगने की घटना और नकदी बरामदगी के बाद उठाया जा रहा है और इसके लिए रिजिजू ने कांग्रेस, टीएमसी, सपा जैसे दलों से बातचीत भी शुरू कर दी है। आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान को यूएनएससी में बड़ी जिम्मेदारी, तालिबान प्रतिबंध कमेटी का अध्यक्ष और आतंक रोकने वाली समिति का बना उपाध्यक्ष। पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में 2 अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई है। दरअसल पाकिस्तान 2025 में तालिबान प्रतिबंध समिति, जिसे 1988 समिति भी कहते हैं, का अध्यक्ष नियुक्त हुआ है। साथ ही ये यूएनएससी की आतंकवाद रोधी समिति का उपाध्यक्ष भी होगा। तालिबान प्रतिबंध समिति अफगानिस्तान की शांति और स्थिरता के लिए खतरा बने व्यक्तियों और संगठनों पर प्रतिबंध लगाती है, जैसे संपत्ति जब्त करना और यात्रा रोकना। दूसरी ओर आतंकवाद रोधी समिति वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से निपटने की रणनीति बनाती है। पाकिस्तान का ये रोल इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसे अक्सर आतंकवाद से जोड़ा जाता है। फिर भी यूएनएससी ने इसे ये जिम्मेदारी दी जिसमें गुयाना और रूस तालिबान समिति के उपाध्यक्ष होंगे, जबकि अल्जीरिया आतंकवाद रोधी समिति का नेतृत्व करेगा। कुछ विशेषज्ञ इसे भारत के लिए कूटनीतिक चुनौती मान रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान इस मंच का दुरुपयोग भारत के खिलाफ प्रचार के लिए कर सकता है, लेकिन यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्यों की वीटो शक्ति के कारण पाकिस्तान की ताकत सीमित रहेगी। देश के 27 राज्यों में फैला कोरोना का नया वेरिएंट, 4,302 एक्टिव केस, 44 मौतें। कोरोना ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। भारत के 27 राज्यों में नया वेरिएंट NB181 और LF7 तेजी से फैल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में 4,302 एक्टिव केस है, जिनमें केरल में सबसे ज्यादा 1,373 मामले हैं। महाराष्ट्र में 510, दिल्ली में 457 और पश्चिम बंगाल में 432 केस दर्ज हुए हैं। बीते 24 घंटों में 276 नए मामले सामने आए और 7 लोगों की जान गई। अब तक कुल 44 मौतें हो चुकी है। वहीं केरल में स्थिति को देखते हुए अस्पतालों में मॉक ड्रिल की तैयारी है ताकि आपात स्थिति से निपटा जा सके। हिमाचल प्रदेश ने मास्क को फिर से अनिवार्य कर दिया है। इस बीच विशेषज्ञों का कहना है कि ये वेरिएंट ज्यादातर हल्के लक्षण वाले हैं, लेकिन बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों वाले लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। आईसीएमआर का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना ठीक, मगर न्यायपालिका की स्वतंत्रता सर्वोपरि, ब्रिटेन में बोले भारतीय सीजेआई गवाई। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवाई ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम जो उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति और तबादले का आधार है, इसकी आलोचना हो सकती है, लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता से कोई समझौता नहीं हो सकता। सीजेआई गवाई ने यूके सुप्रीम कोर्ट में एक चर्चा के दौरान ये बात कही। उनका कहना है कि जजों को किसी भी बाहरी दबाव से मुक्त रहना चाहिए ताकि न्याय की निष्पक्षता बनी रहे। सीजेआई गवाई ने साफ किया कि कोई भी नया समाधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने पारदर्शिता पर भी जोर दिया। उनका मानना है कि जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए कोर्ट को खुला और जवाबदेह होना चाहिए। साथ ही उन्होंने जजों के रिटायरमेंट के बाद सरकारी पद स्वीकार करने पर चिंता जताई क्योंकि इससे निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं। राहुल गांधी की
हरियाणा कांग्रेस को दो टूक संगठन में सिफारिश नहीं, मेहनत और समर्पण चाहिए। हरियाणा में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी ने चंडीगढ़ में सीनियर नेताओं और ऑब्जर्वरों के साथ अहम बैठक की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने साफ कहा कि संगठन को ताकतवर बनाने के लिए सिफारिशों का दौर खत्म, अब मेहनत, अनुशासन और जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने नेताओं को गुटबाजी छोड़कर एकजुट होकर काम करने का रोड मैप दिया। राहुल ने संगठन सृजन अभियान पर जोर देते हुए कहा कि हरियाणा में कांग्रेस को जनता की आवाज बनना होगा। उन्होंने ऑब्जर्वरों से फीडबैक लिया और जिला स्तर पर संगठन को मजबूत करने की रणनीति बनाई। प्रभारियों ने वादा किया कि 30 जून तक सभी जिलों में अध्यक्षों की नियुक्ति हो जाएगी। मिजोरम में पिछले 11 दिनों में 626 भूस्खलन, असम मणिपुर में बाढ़ से 8 लाख प्रभावित, वहीं एमपी बिहार में आंधी तूफान का अलर्ट। दरअसल देश भर में बिगड़े मौसम के मिजाज के चलते मिजोरम में पिछले 11 दिनों में 626 भूस्खलन हुए, जिसमें 5 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। भारी बारिश ने होटलों और घरों को भी नुकसान पहुंचाया। दूसरी तरफ असम और मणिपुर में बाढ़ ने कहर बरपाया है। असम के 21 जिलों में 6 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं, जबकि मणिपुर में 1.64 लाख लोग बाढ़ की चपेट में है। इम्फाल में 4 दिनों से पानी भरा हुआ है और राहत कार्यों में वायुसेना व असम राइफल्स जुटे हैं। वहीं मध्य प्रदेश और बिहार में मौसम विभाग ने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। बिहार के 24 जिलों में येलो अलर्ट है, यहां हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर बयान पर भाजपा का पलटवार, कहा वे चीन पाकिस्तान के पेड एजेंट। देश की सियासत में एक बार फिर से तूफान मच गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भोपाल में एक सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला किया। राहुल ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक फोन आया और मोदी जी तुरंत सरेंडर कर गए। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग दबाव में झुक जाते हैं, जबकि 1971 में इंदिरा गांधी की अमेरिका की धमकी के बावजूद पाकिस्तान को तोड़ा था। वहीं बीजेपी ने राहुल के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल को पाकिस्तान का प्रचारक करार देते हुए कहा कि उनके बयान से भारतीय सेना और देश का अपमान हुआ है। पात्रा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी चीन और पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी के शहजाद पूनावाला ने भी राहुल को पाकिस्तान का नेता कहकर निशाना साधा है। वो कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। 18 साल के इंतजार के बाद आरसीबी ने जीता पहला आईपीएल खिताब। बेंगलुरु में हुआ भव्य विजय उत्सव। दोस्तों, आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका बेंगलुरु के हर फैन को 18 साल से इंतजार था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2025 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। मंगलवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 6 रनों से हराकर अपनी पहली ट्रॉफी उठाई। विराट कोहली की 43 रनों की शानदार पारी और कुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी ने बाजी पलटी। कप्तान रजीत पाटीदार ने इसे अपने करियर का सबसे यादगार पल बताया। इसी बीच असली जश्न दूसरे दिन यानी कि बुधवार को बेंगलुरु में दिखा गया। हालांकि ट्रैफिक कारणों की विजय परेड रद्द हुई, लेकिन एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम को एक खास समारोह का आयोजन किया गया, जहां फैंस ने अपने हीरोज के साथ जीत का जश्न मनाया है। एलन मस्क के पिता कुर्ता पायजामा में अयोध्या पहुंचे, रामलला के दर्शन किए, बेटी एलेक्जेंड्रा भी रही साथ। बुधवार को अयोध्या की पवित्र धरती पर एक खास मेहमान का आगमन हुआ। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क के पिता एरोल मस्क ने रामनगरी में कदम रखा। खास बात यह है एरोल पारंपरिक कुर्ता पायजामा में नजर आए और हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए भारतीय संस्कृति के प्रति अपना सम्मान दिखाया। उनके साथ उनकी बेटी एलेक्जेंड्रा मस्क भी थी, जिन्होंने इस आध्यात्मिक यात्रा में उनका साथ दिया। मंदिर में करीब 1 घंटे बिताने के बाद वे हनुमानगढ़ी पहुंचे, जहां 15 मिनट तक हनुमान जी के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की, भारतीय संस्कृति की तारीफ की और कहा कि राम मंदिर का दौरा मेरे लिए एक खास अनुभव है। भारत की सांस्कृतिक विरासत अद्भुत है। आपको बता दें कि एरोल मस्क ने 1 से 6 जून तक भारत दौरे पर हैं। वे सर्वोच्च पावर सिस्टम के वैश्विक सलाहकार के रूप में ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्माताओं और उद्योगपति से भी मिल रहे हैं। गुजरात के भुज में ऑपरेशन सिंदूर की गौरव गाथा को समर्पित बनेगा भव्य सिंदूर वन। दिखेंगे राफेल S-400 और ब्रह्मोस की प्रतिकृतियां। दरअसल गुजरात के कच्छ में भुज बांधवी रोड पर एक अनोखा स्मारक बनने जा रहा है, जिसका नाम है सिंदूर वन। यह 20 एकड़ में फैला मेमोरियल पार्क भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना और बीएसएफ के अदम्य साहस को श्रद्धांजलि देगा। ऑपरेशन सिंदूर की याद में बन रहा यह पार्क देश की एकजुटता और शौर्य का प्रतीक होगा। पर्यटक जहां राफेल S-400, ब्रह्मोस और INS विक्रांत की शानदार प्रतिकृतियां देख सकेंगे, वहीं पार्क में 35 से अधिक पेड़ों की प्रजातियां होंगी, जिनमें 551 सिंदूर के पौधे शामिल हैं, जो इसे पर्यावरण और देशभक्ति का अनूठा संगम बनाएंगे। 5 सेक्शन में बचा यह पार्क पहलगाम हमले के 27 शहीदों को समर्पित होगा। साथ ही यहाँ युद्ध, DRO, माज और देशभक्ति से भरे कोने हर आगंतुक को गर्व का अनुभव कराएंगे। गुजरात सरकार की यह पहल न केवल सैन्य शौर्य को सम्मानित करेगी, बल्कि पर्यटकों को भारत की रक्षा शक्ति के गौरव से रूबरू कराएगी। LIC बीमा सखी योजना, महिलाएं ट्रेनिंग लेकर बने एजेंट, हर महीने कमाएं 7,000 रुपए। दरअसल भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा सखी योजना महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता का सुनहरा मौका लाई है। ये योजना उन महिलाओं के लिए है जो 18 से 70 साल की हैं और 10वीं पास है। इस योजना में महिलाएं LIC एजेंट बनकर हर महीने 7,000 रुपए कमा सकती हैं। पहले साल 7,000, दूसरे साल 6,000 और तीसरे साल 5,000 रुपए मासिक स्टाइपेंड मिलेगा। साथ ही पॉलिसी बेचने पर कमीशन और बोनस भी मिलेगा। LIC का लक्ष्य है अगले 3 साल में 2 लाख महिलाओं को बीमा सखी बनाना। ये योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बीमा जागरूकता फैलाने के साथ
साथ साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी। ट्रंप से अलग होते ही फूटा मस्क का गुस्सा, फंडिंग बिल को बेतुका कहा, संसद देश को दिवालिया बना रही। दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वन बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी भड़ास निकाली है। उन्होंने इस बिल को बेतुका और फिजूल खर्ची वाला बताते हुए कहा कि अमेरिका को कर्ज के बोझ तले दबा देगा। मस्क, जो हाल ही में ट्रंप प्रशासन की डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी से हटे हैं, का कहना है कि यह बिल उनकी लागत कटौती की कोशिशों को कमजोर करता है। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं अब और चुप नहीं रह सकता। ये भारी भरकम खर्चीला बिल शर्मनाक, जिन्होंने इसके लिए वोट किया उन्हें शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। इसके साथ ही मस्क ने चेतावनी दी कि अगले साल नवंबर में ऐसे नेताओं को जनता सजा देगी। आपको बता दें कि इस बिल में ट्रंप की 2017 में टैक्स कटौती को स्थायी करने, सेना और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए फंडिंग बढ़ाने की योजना है, लेकिन ये राष्ट्रीय कर्ज को $2-4 ट्रिलियन तक बढ़ा सकता है। पंजाब का यूट्यूबर जसबीर सिंह गिरफ्तार, पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप, ज्योति मल्होत्रा और आईएसआई से जुड़े तार। पंजाब से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। रूपनगर के यूट्यूबर जसबीर सिंह, जिनका चैनल जान महल 11 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर के साथ मशहूर है, इसको पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया। जसबीर 2020, 2021 और 2024 में 3 बार पाकिस्तान जा चुका है। यहाँ उसकी मुलाकात आईएसआई के एजेंट शाकिर उर्फ जट रंधावा से हुई, जो एक खतरनाक जासूसी नेटवर्क का हिस्सा है। साथ ही जांच में बड़ा खुलासा हुआ कि जसबीर का हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से भी गहरा कनेक्शन था, जो पहले ही जासूसी के आरोप में पकड़ी जा चुकी है। दोनों ने एक साथ पाकिस्तान की यात्रा की थी। इतना ही नहीं, जसबीर दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास के नेशनल डे समारोह में शामिल हुआ, जहां उसे दानिश नाम के अधिकारी ने बुलाया था। दानिश को भारत ने मई 2025 में जासूसी के आरोप में देश से निकाल दिया था। चांदी ने तोड़ा रिकॉर्ड, 1,01,000 रुपए प्रति किलो पहुंची। वहीं सोना 96,988 पर चमका। सराफा बाजार में चांदी ने इतिहास रच दिया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक चांदी की कीमत 540 बढ़कर 1,01,000 रुपए प्रति किलो हो गई है, जो इसका ऑल टाइम हाई है। इससे पहले 28 मार्च को चांदी 1,09,34 पर थी। वहीं सोने ने भी चमक बिखेरी है। 24 कैरेट सोने का दाम 121 बढ़कर 96,988 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि भू राजनीतिक तनाव और बढ़ती मांग सोने चांदी को सपोर्ट कर रही है। केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया का अनुमान है कि इस साल चांदी 1,30,000 और सोना 1,03,000 तक जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोना चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं तो BIS हॉलमार्क जरूर चेक करें। ये 6 अंकों का HUID कोड आपकी खरीदारी को सुरक्षित बनाता है। बाजार में उतार चढ़ाव जारी है, अपने बजट और विशेषज्ञ सलाह के साथ कदम बढ़ाएं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये बुलेटिन आपको पसंद आई होगी। आपकी राय हमारे लिए कीमती है, तो कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अगले बुलेटिन तक के लिए खुद का ख्याल रखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।